हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल में। और इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, और इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पूरे एफर्ट से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है और उनको अरेंज किया है किसी पर्टिकुलर मैनर में, जिसके कारण हम उन एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं नाम लूँगा उस साइंटिस्ट का जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में वो सक्सेसफुल रहे। तो वो नाम है डोबेरेनियर क्लासिफिकेशन का, और उनका ये क्लासिफिकेशन फेमस है किस नाम से? बाय डोबेरेनियर ट्रायड्स। और जो इसमें वर्ड है ट्रायड्स, इसका मीनिंग रहेगा ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और जो इस ग्रुप में जो 3 एलिमेंट्स रहेंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इस ट्रायड में रखने के लिए उन्होंने एक रूल दिया है और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रायड्स बनाए हैं। तो अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, और हम इनको अरेंज करेंगे इन increasing order of their atomic weight में, तो अगर हम इन 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे, और जब हम देखेंगे कि जो एटॉमिक वेट होगा मिडल एलिमेंट का वो या तो इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए किसके? जो एवरेज एटॉमिक वेट लेंगे हम कॉर्नर वाले एलिमेंट्स का, तो वो क्या होगा? द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स। तो अगर कोई ट्रायड इस रूल को फॉलो करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 एलिमेंट्स होंगे उस ट्रायड में वो सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, मान लो अगर एटॉमिक वेट है एलिमेंट ए का 1 और सी का होगा अगर 5, तो बी का अगर एटॉमिक वेट 3 है, तो जब हम इन कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2, और वो क्या आएगा? 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, और यही 3 एटॉमिक वेट है इस मिडल एलिमेंट का। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, वो उस रूल को फॉलो करता है जो डोबेरेनियर ने दिया था अपने ट्रायड्स को बनाने के लिए। अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डोबेरेनियर दीज 3 एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे और कुछ ट्रायड्स दिए हैं, और उन ट्रायड्स में जब हम देखते हैं तो वो ट्रायड्स भी इसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रायड्स दिए थे उन्होंने, और उन्होंने अपने ट्रायड्स की हेल्प से ये बताया था कि जो ट्रायड्स होंगे इनमें जो 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो अपने रूल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो ट्रायड दिया था वो दिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, और जो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो है 7
और पोटेशियम का है एटॉमिक वेट 39 और जो सोडियम है उसका एटॉमिक वेट है 23। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, वो क्या रहेगा 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 46/2 इज इक्वल टू 23। और जो यहाँ पर हमें एवरेज एटॉमिक वेट मिलता है 23 और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम के। तो हम इन 3 एलिमेंट्स को एक ट्रायड की फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं के एवरेज एटॉमिक वेट को हम कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्टली आ जाता है एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट। तो हम इन एलिमेंट्स का ट्रायड बना सकते हैं और जब ये एलिमेंट्स इस ट्रायड में हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। इसी तरह से एक और ट्रायड उन्होंने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और यहाँ पर जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है वो है 35.5, आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 27 और जो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है वो है 80। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन और आयोडीन को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे क्या जो एवरेज एटॉमिक वेट हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या इस ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के इक्वल है या नियरली इक्वल है या इक्वल या नियरली इक्वल नहीं है। तो जब हम इसके एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन वो क्या रहेगा 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 और 5 12 3 3 6 162.5/2 और ये क्या मिलेगा 81.25 एंड इट इज नियरली इक्वल टू 80। इट मीन्स जो हमने एवरेज एटॉमिक वेट क्लोरीन और आयोडीन का कैलकुलेट किया है वो नियरली इक्वल है उस ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के। तो इसका मतलब हम इन 3 एलिमेंट्स का ट्रायड बना सकते हैं और जब हम इनको ट्रायड में रख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इसी तरह से एक ट्रायड और दिया था उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, बेरियम का एटॉमिक वेट है 137 और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है 87.5। तो अब हम इन कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या रहेगा 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 177/2। 2 8 द 16, 2 8 द 16 1.5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 88.5 जो वैल्यू आई है the average value of atomic weight of calcium and barium which is nearly equal to 87.5 और जो 87.5 जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट है उस मिडल एलिमेंट का। मीन्स जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है विच इज नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। इट मीन्स जो ये 3 एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रायड्स की फॉर्म में रख सकते हैं और जब इनको ट्रायड्स की फॉर्म में रख सकते हैं तो इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो डॉबर्नियर ने बड़ा ही अच्छी तरह से उस टाइम पर क्लासिफाई किया है इन एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी रिलेट किया है और ये बताया है कि जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज रिलेट करती है विद द एटॉमिक वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स और अपने इस रूल से वो सक्सेसफुल रहे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट करने में जो किसी एक ट्रायड में प्रेजेंट है। तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि जो डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट किया है विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो उन्होंने अपने समय में सबसे अच्छी तरह से
रिलेट किया है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को और बताया है कि हम उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और जैसे जैसे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रही आगे आने वाले समय में, तो ये जो डोबेर्नियर ट्रायड का जो रूल था वो हम उन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए ट्रायड अगर बनाएंगे तो वो ट्रायड उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस रही उस डोबेर्नियर ट्रायड की जिसके कारण उस ट्रायड को फिर बाद में लेफ्ट करना पड़ा। तो फर्स्ट इज ट्रायड्स आर नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रायड्स बनाना पॉसिबल नहीं रहा। और दूसरा क्या रीजन रहा, समटाइम्स द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कैन नॉट फिट इन द ट्रायड्स। तो कुछ ये भी देखा गया कि जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए हम ट्रायड नहीं बना सकते। तो इसका एक एग्जांपल है जहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस एलिमेंट की उस ट्रायड के बाकी वाले एलिमेंट की साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, लेकिन वहाँ पर हम उस एलिमेंट को इंक्लूड करके ट्रायड नहीं बना सकते। तो ये एग्जांपल है, जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का ले लेते हैं। और जो ट्रायड हमने अभी देखा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रायड वहाँ पर बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट है वो 19 है, इसका 35 पॉइंट है और ब्रोमीन का है 80। तो यहाँ हम कॉर्नर वाले एलिमेंट्स का जब हम एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 99/2 49.5। तो एवरेज एटॉमिक वेट हमें मिलता है फ्लोरीन और ब्रोमीन का 49.5 विच इज नॉट इक्वल टू 35.5 और नॉट नियरली इक्वल टू 35.5। तो इस फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का हम ट्रायड नहीं बना सकते, लेकिन फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसी ही होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी किसी केस में ट्रायड्स बनाना पॉसिबल नहीं था, बेशक उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बाकी वाले एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल मैच करती हैं। तो ये लिमिटेशंस थी डोबेर्नियर ट्रायड्स की। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और ये देखा है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है लेकिन फिर भी हम इनके ट्रायड नहीं बना सकते, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। वहाँ पर भी हम देखेंगे कि उन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं लेकिन वहाँ पर भी ट्रायड नहीं बना सकती। और वो एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, पोटेशियम का 39 और रुबिडियम का 85.4। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो है 23 प्लस 85.4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा, ये इनका सम 0.45388210, तो 108.4। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8.2, 54.2। तो जो एवरेज वैल्यू हमें यहाँ मिलती है वो है 54.2 और जो 54.2 जो एवरेज वैल्यू है वो इक्वल नहीं है 39 के और ना ही ये नियरली इक्वल है 39 की। तो हम यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम का भी ट्रायड नहीं बना सकते, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम
इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का वहां पर ट्रायड बन रहा था और वो ट्रायड उस रूल को भी फॉलो कर रहा था। तो हम कह सकते थे कि इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, लेकिन इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डोवेर्नियर ट्रायड्स की। डोवेर्नियर क्लासिफिकेशन के बाद फिर आता है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, और न्यूलैंड को भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में सक्सेस मिली और उन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो आया 1866 में। और यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑक्टेव, ऑक्ट मीन्स 8। तो यहाँ पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बताया गया कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन होगा एट ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो क्या था वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड ने बताया कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, किस में अरेंज करेंगे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन होगा एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर जो न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है वो भी किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बेस पर। और जो लॉ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो क्या था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic weight, then the properties of every eighth element are similar to first element. फर्स्ट एलिमेंट मीन्स वो एलिमेंट जहाँ से हम उन एलिमेंट्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो 8वां एलिमेंट होगा उस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट्स के जैसी ही होंगी। और इसके लिए उन्होंने एक बात बताई थी कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स होते हैं और म्यूजिकल नोट्स में जिस तरह से उन नोट्स का रिपीटिशन होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का भी रिपीटिशन होगा। तो किस तरह से होंगे वो म्यूजिकल नोट्स? जिस तरह से अपने 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपने 7 सुर हैं सा से लेकर नी तक। और जब नी के बाद हम दोबारा से सुर को रिपीट करेंगे तो जो पहला सुर होगा वो 8वें सुर जैसा ही होगा, या ये कह सकते हैं कि जो 8वां सुर होगा वो बिल्कुल पहले वाले म्यूजिकल नोट जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, then the properties of every 8th element are similar to the first element। तो जो इस लॉ में ऑक्ट वर्ड यूज किया गया है वो इसीलिए यूज किया गया है कि पहले और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज
सिमिलर हैं। तो यहाँ पर न्यूलैंड ने भी बताया था कि जो एटॉमिक वेट होंगे एलिमेंट्स के वो रिलेटेड होंगे टू देयर प्रॉपर्टीज। तो जो रिलेशन बताया है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का वो बताया है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट से। तो जिस तरह से डोवेर्नियर में भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट किया गया था एटॉमिक वेट से, यहाँ न्यूलैंड ने भी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट किया है उनके एटॉमिक वेट से। तो न्यूलैंड ने अपने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उन एलिमेंट्स को जो उस टाइम पर नॉन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में इस तरह से अरेंज किया: लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद है फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब न्यूलैंड ने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया उस टाइम पर जो नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस आर नॉट डिस्कवर्ड। तो उस टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बताया था कि देयर आर टोटल 56 एलिमेंट्स इन नेचर, और इन 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लिथियम से, तो लिथियम को मिलता है नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7, और जो नंबर 8 मिलता है वो मिलता है सोडियम को। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होगा उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इसी तरह से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं एलिमेंट बोरोन से, तो बोरोन को मिलता है नंबर 1, तो यहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, और जो 8th एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी इसी बोरोन जैसी ही होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर जो 8 नंबर मिलेगा वो मिलेगा एल्यूमिनियम को। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन को मिलेगा नंबर 1, और फिर सल्फर को मिलेगा नंबर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द 2 एलिमेंट्स which are having similar properties। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में यही बताया गया था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। इसी तरह से जब हम यहाँ से सा लिखना शुरू करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी, तो नी हमें मिलेगा फ्लोरीन पे। जब हम सा लिथियम को लेंगे तो नी मिलेगा हमें फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाद फिर दोबारा से सा को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो सा मिलेगा सोडियम को। इसका मतलब जो म्यूजिकल नोट्स में जो नोट्स का रिपीटिशन होता है वो होता है आफ्टर 7th नोट। तो इसी तरह से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगे उनका रिपीटिशन होगा आफ्टर द 7th एलिमेंट। तो यहाँ पर सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सिमिलर। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर हम नोबल गैसेस को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर नोबल गैसेस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो हम वहाँ पर नोबल गैसेस को कहीं भी नहीं लिखेंगे। तो हम इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिमिटेशन ऑफ
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो न्यूलैंड थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था जो अब तक किसी ने भी नहीं दिया था कि वो क्या पॉइंट था कि जो पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था उन्होंने, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या बताया था, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। कब होगा वो रिपीटिशन, जब हम उनको अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हम अरेंज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर उन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। और वो रिपीटिशन कहाँ ऑब्जर्व होगा, वो रिपीटिशन होगा जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट हैं उन्हीं पोजीशंस पर उन प्रॉपर्टीज का फिर से रिपीटिशन होगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज हमें उस फर्स्ट एलिमेंट में देखने को मिलेंगी वही सेम प्रॉपर्टीज हमें उस एट्थ एलिमेंट में भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक नया वर्ड जो हमें मिलता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से, वो है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और वो उन्होंने तभी ऑब्जर्व की जब उन्होंने उन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में अरेंज किया। तो पीरियोडिसिटी यहीं से स्टार्ट हुई और आज तक हम उस पीरियोडिसिटी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं आज की जो यूज़ होने वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हम लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कमियां रही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जिसके कारण इस लॉ को बाद में छोड़ दिया गया या इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन होगी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो न्यूलैंड ने क्या बताया था कि देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स इन नेचर, कि नेचर में केवल 56 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं एंड नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी हमें और कोई इससे ज़्यादा एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो सेकेंड लिमिटेशन होगी इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो हमने देखा था कि जब हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ पर हमने कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को लिखा था। इट मीन्स जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है इज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, इट लाइटर एलिमेंट्स। तो जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है और जब हैवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो वहाँ पर इस लॉ को फॉलो नहीं किया गया। थर्ड जो लिमिटेशन रही वो हुई जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उस केस में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। तो जो थर्ड लिमिटेशन रही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की वो रही आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, और जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आया वो आया नोबल गैस का। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वहाँ पर लिथियम था फर्स्ट रो में, और जो एट्थ एलिमेंट था वो था नोबल गैस का नियॉन एलिमेंट। तो उस केस में जो लिथियम
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और जब नियोन की डिस्कवरी हुई तो फर्स्ट एलिमेंट अपना लिथियम था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो हम देखेंगे वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही थी। तो इस केस में भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट कर दिया गया और इन्हीं लिमिटेशंस के कारण इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को हम वहां पर एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते थे। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूलैंड के बाद जो क्लासिफिकेशन आया एलिमेंट्स का वो था बाय लोथर मेयर, और लोथर मेयर ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट पे ही लोथर मेयर ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फिर रिलेट किया उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट से, और उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ की हेल्प से ही उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि उस ग्राफ में जो जो एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशन पर होंगे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होगी। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, थर्ड क्लासिफिकेशन था, वो था बाय लोथर मेयर। और जो लोथर मेयर ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो आया 1869 में, पूरे 3 साल के बाद, बाय न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जो इनकी स्टडीज थी और जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो स्टडी से पता चला है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का, वो बिल्कुल एक जैसी ही थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ऑक्टेव बना के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के रिपीटिशन के बारे में बताया लोथर मेयर ने, वो बताया उन्होंने ग्राफ को प्लॉट करके। तो जो लोथर मेयर थे उन्होंने भी जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स। और जो उन्होंने स्टडी किया है वो स्टडी की उन्होंने उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, और उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक वेट्स का यूज़ करके उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। और उस ग्राफ में उन्होंने यूज़ किया एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स को, और उस ग्राफ में यूज़ किया उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स को। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो लोथर मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम, और जो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया उस ग्राफ में कुछ इस तरह की कर्व्स उन्होंने देखी कि कुछ पीक्स उन्होंने ऑब्जर्व की जब वो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसी ग्राफ के बेस पर उन्होंने क्या बताया कि जो सिमिलर पोजीशन पर होंगे एलिमेंट्स इन द कर्व, उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो क्या बताया उन्होंने, द एलिमेंट्स which occupy or present on similar positions on curve are having similar properties। तो जो एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशन पर होंगे इस ग्राफ में उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था
इस पोजीशन पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम थे। तो ये सभी एलिमेंट्स उस ग्राफ में पीक्स पर प्रेजेंट थे और इसी से उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये बताया कि इन सभी की सिमिलर पोजीशन है उस ग्राफ में। इसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सभी एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये प्रेजेंट हैं ऑन असेंडिंग पोजीशंस ऑन कर्व। ये सभी असेंडिंग पोजीशन पर हैं उस कर्व में। असेंडिंग मीन्स ऊपर जाते समय, इस पीक की तरफ जाते समय जो एलिमेंट्स इन पोजीशन पर होंगे वो भी सिमिलर पोजीशंस पर प्रेजेंट है इस ग्राफ में। इसका मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं उनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो इसी तरह से जब दूसरे एलिमेंट्स को देखा उन्होंने कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो जो ये एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये प्रेजेंट हैं एट डिसेंडिंग पोजीशंस ऑन कर्व। डिसेंडिंग मीन्स पीक से नीचे आने वाली पोजीशन पर। तो जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो असेंडिंग पोजीशन पर हैं उन कर्व्स में इन सभी की भी सिमिलर पोजीशन है। इसका मतलब ये एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ही होंगे। इसी तरह से जो नोबल गैसेस थी नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, और ये भी एलिमेंट्स असेंडिंग पोजीशन पर प्रेजेंट हैं बिटवीन हैलोजन एंड सोडियम। तो जितने भी ये नोबल गैसेज हैं ये सभी असेंडिंग पोजीशन पर हैं बिटवीन हैलोजन एंड अल्कली मेटल्स। इट मीन्स ये सभी नोबल गैसेज भी सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस ग्राफ में। इट मीन्स दीज नोबल गैसेज आर आल्सो हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसी बेस पर उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स उस ग्राफ में सिमिलर पोजीशन पर होंगे उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। और उन्होंने ये भी बताया अपने इस ग्राफ की हेल्प से देयर इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में भी बताया है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होंगे। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पर है, ये पीक पर है इस पोर्शन में, इसी तरह से ये भी इस पीक पर प्रेजेंट है। और जब भी पीक का रिपीटिशन होगा उन प्रॉपर्टीज का फिर से रिपीटिशन होगा। तो यहाँ पर जितनी भी पीक हमें इस ग्राफ में दिखाई देती हैं इसका मतलब वो पीक्स बार बार रिपीट हो रही हैं। इट मीन्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो लोथर मेयर थे उन्होंने भी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी के बारे में बताया है अपनी ग्राफ की हेल्प से कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का भी रिपीटिशन होगा एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो जिस तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम डिसेंडिंग पोजीशन पर है, इसी तरह से जब एक और डिसेंडिंग पोजीशन आएगी तो जिस तरह की प्रॉपर्टीज इस मैग्नीशियम की है उसी तरह की प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की भी होगी जो डिसेंडिंग पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। इट मीन्स जिस तरह की प्रॉपर्टीज कैल्शियम की होंगी उसी तरह की प्रॉपर्टीज इस स्ट्रोंशियम एलिमेंट की भी होंगी और इसी तरह की प्रॉपर्टीज इस बेरियम की भी होंगी। यहाँ बेरियम है
तो जैसी प्रॉपर्टीज स्ट्रोंशियम की है बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज इस बेरियम की भी होंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम बाय लोथर मेयर। तो बिल्कुल जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में बताया गया था सेम इसी तरह से लोथर मेयर ने भी बताया है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होंगे एट ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल जब हम उनको अरेंज करेंगे किसी पर्टिकुलर मैनर में। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है इस ग्राफ में इन एलिमेंट्स को भी अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे लिमिटेशंस ऑफ लोथर मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कि ऐसी कौन सी कमियां रही लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन में कि बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो लोथर मेयर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है उसमें कोई डाउट नहीं था कि वो न्यूलैंड लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन से कम है, क्योंकि जो न्यूलैंड्स ने जिस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है और वहाँ पर उन्होंने पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था वो बिल्कुल सेम उसी तरह से लोथर मेयर ने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है और लोथर मेयर ने भी उन एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में किया गया था। लेकिन यहाँ पर कमी क्या रही इसमें कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली उन एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर जो नियोन है वो नियोन इज प्रेजेंट ऑन असेंडिंग पोजीशन, इसी तरह से जो फ्लोरीन है फ्लोरीन भी असेंडिंग पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही एलिमेंट असेंडिंग पोजीशन पर प्रेजेंट है लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमें ये बताना पड़ेगा इसमें कि द नियोन इज प्रेजेंट ऑन असेंडिंग पोजीशन बिटवीन फ्लोरीन एंड सोडियम। तो हमें ये बार बार एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा उन एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और इस तरह से उन एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन करना इतना ज़्यादा बेटर नहीं था। तो लोथर मेयर की केवल यही लिमिटेशन थी कि हम उस ग्राफ की हेल्प से उन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने कम ही एलिमेंट्स को लिया है इस ग्राफ में। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रही तो असेंडिंग पोजीशन पर और डिसेंडिंग पोजीशन पर कोई दूसरे एलिमेंट्स भी आएंगे, तो हमारे लिए उन एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बस यही कमी थी इस लोथर मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की।